हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ इनफैक्ट कि क्या कॉपर सल्फेट एंड आयरन का जो रिएक्शन है वो आप 7th में करके आए हुए हैं। आई एम श्योर कि आप करके आए हुए हैं क्योंकि 7th के ही सिलेबस में है ये रिएक्शन। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ और रिएक्शंस करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनके रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 4.8 है, आपने 5 बीकर लेने हैं। यू हैव टू टेक 500 ml बीकर्स और उनको ABCDE के लेबल्स दे देने हैं। उन सभी में आपने 50-50 ml पानी डालना है। उसके बाद आपने उन बीकर्स में एक एक चम्मच, आधा आधा चम्मच कुछ चीजें डालनी है जो कि अब आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या डालना है। फिर आपने उन बीकर्स को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है कुछ समय के लिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। हाँ जी, तो देखिए पहले बीकर में आपने क्या डालना है, आपने कॉपर सल्फेट डालना है और उसमें आपने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं। दूसरे में आपने कॉपर सल्फेट ही डालना है और उसमें आपने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं। तीसरे में आपने जिंक सल्फेट और कॉपर कॉपर टर्निंग्स डालनी है। चौथे में आपने आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स डालनी है। एंड पांचवें में आपने जिंक सल्फेट और आयरन नेल डालना है। अब क्या क्या रिएक्शंस होंगे, इनके बाद रिजल्ट क्या आएगा इन रिएक्शंस का, पढ़ लेते हैं। What changes do you observe in the various speakers? You have read that one metal displaces another metals from its compound in aqueous solution. देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो आपका ऑफलाइन स्कूल है वहाँ पे आप टीचर को कहिए कि आपको ये रिएक्शंस करके दिखाए। अगर आप रियल लाइफ में इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, इनको विटनेस करेंगे तो आपके दिमाग में एक बिल्कुल इमेज क्लियर हो जाएगी। ऑनलाइन अगर आप इसको करने का प्रयास करते हैं, पढ़ पढ़ के आप सोचते हैं कि आप साइंस के रिएक्शंस को समझ जाएंगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, सो भाई व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर्स? अलग अलग बीकर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? आपको पता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन में से रिप्लेस तो कर सकता है। ओके, कैसे होगा? इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर। पहला जो बीकर है उसमें जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले थे, लेकिन जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन में। This is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. जो हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था वो सोल्यूशन जो है वो उसका जो कलर है ना वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है और उसके बेस में एक रेड रेड कलर का एक सॉलिड जाकर डिपॉजिट हो जाता है। वो सॉलिड बेसिकली क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से भगाया गया कॉपर है जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ और वो जाकर सेटल हो गया बीकर के तले पर। और उसको रिप्लेस किसने किया? उसको रिप्लेस किया जिंक ने। वो ग्रैन्यूल्स जिंक के जो हमने डाले थे उन्होंने कॉपर को उसके सोल्यूशन में से रिप्लेस कर दिया। The reaction can be represented as follows. यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसके साथ जिंक था। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है बट इस रिएक्शन के बाद बन गया जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस है एंड कॉपर जो कि रेड कलर का है। ओके, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरीके से जो आपका सेकंड बीकर है उसका रिएक्शन भी आप नोट कर सकते हैं। बताओ भाई, बीकर बी में आपने क्या लिया था? आपने लिया था CuSO4 और आपने आयरन डाला था ना उसमें, तो यहाँ से ये रिएक्शन आ जाएगा क्या? FeSO4 आ जाएगा और Cu। लेकिन ये FeSO4 इतना इजी नहीं है, इसमें Fe2SO4 3 ये इसका फॉर्मूला है, Fe2SO4 3 ये बनता है। लेकिन इवेंचुअली कहने का मतलब यहाँ पे हमने समझना क्या है कि क्यों जो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है कॉपर के ही सोल्यूशन में से, या क्यों इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने किया कि जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर पाया कॉपर के सोल्यूशन में से। ओके, अब पहली कह रही है कि भाई आई हैव अंडरस्टूड दैट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर्स ए एंड बी। इसको ए और बी में जो रिएक्शन हुए वो तो समझ में आ गए, बट शी इज स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर्स सी डी और ई। सी डी और ई जो बीकर्स है उसमें कोई भी बदलाव क्यों नहीं आया, ये सोचकर पहेली अभी भी कंफ्यूज्ड है। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ भैया? डिस्प्लेसमेंट C, D और E बीकर्स में क्यों नहीं हुआ?
Since we do not see any changes in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from the zinc sulfate solution. आप देखिए कि जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन से रिमूव नहीं कर पाया. क्यों? बिकॉज प्रोबेबली कॉपर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. साइंस में स्ट्रेंथ के ऊपर होता है. साइंस में जिंक कॉपर को रिप्लेस इसीलिए कर पाया क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, और कॉपर जिंक को रिप्लेस इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जिंक से वीक है. ओके. When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary. ऐसा नहीं है कि उल्टा चलना चाहिए कि हाँ जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया तो कॉपर भी जिंक को कर सकता है. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर साइंस चलती है. फैक्चुअली जो जिंक है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, और कॉपर जो है वो वीक है एज कंपेयर टू जिंक. तो किसी भी सिचुएशन में ऑपोजिट नहीं हो सकता. कॉपर कैन नॉट गो एंड रिप्लेस जिंक, बट जिंक कैन ऑलवेज रिप्लेस कॉपर. ओके. इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स. फैक्ट्स के बेसिस पे हमारी साइंस चलती है भैया. एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. जिंक जो है वो कॉपर और आयरन दोनों से ही ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक दोनों को ही उनके एक्वस सॉल्यूशंस में से रिमूव कर सकता है. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. ये फैक्ट है. एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, ये फैक्ट है. बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल. लेकिन जो कम रिएक्टिव है वो कभी भी अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता. Now you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? देखिए भैया, सबसे कमजोर तो है हमारा कॉपर. ठीक है, सबसे कमजोर है हमारा कॉपर. इससे ज्यादा पावरफुल है हमारा आयरन, एंड सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा जिंक. इन तीनों में बाकी आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप ये वाली जो सीरीज है इसी तरीके से अपनी बुक में लिख लीजिए. दिस इज गोइंग टू बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू इन अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके. कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, आयरन इज अ लिटिल मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द थ्री. लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का अब हम शुरू करने वाले हैं. टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के आपके रोजमर्रा के जीवन में क्या काम है वो पढ़ लेते हैं. यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी. भैया बताओ मेटल्स को मशीनें बनाने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूटेंगे नहीं इतनी आसानी से. ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा, इन सभी कामों के लिए मेटल्स का यूज किया जाता है क्योंकि भाई टूटेंगे नहीं इतनी आसानी से. You are also familiar with the use of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Okay. Non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. Oxygen. Oxygen क्या है? Oxygen क्या है भैया? Oxygen हमारी non-metal है. It is non-metal. ठीक है. Non-metals are used in fertilizers to enhance the growth of plants. यहाँ पे कौन से नॉन मेटल की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन की, यहाँ पे बात हो रही है सल्फर की. मैं एब्रिवेशंस लिख रही हूँ क्योंकि आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, सल्फर का सिंबल S होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, एटसेट्रा. ओके. सो नॉन मेटल्स जो है वो फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो आप खेतों में डालते हैं ना खाद वगैरह, ये जो हाँ मैन्योर वगैरह के तौर पर, तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है. ये सारी चीजें क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. नॉन मेटल इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस. क्लोरीन सुना है नाम? कई बार अगर सप्लाई के पानी में अजीब सी स्मेल होती है ना, खट्टी खट्टी सी, तो वो जो स्मेल है वो किसकी होती है? वो क्लोरीन की स्मेल होती है. क्लोरीन बेसिकली प्यूरिफायर है. पानी में अगर उसको सही मात्रा से डाला जाए तो वो पानी के जो भी सेडिमेंट्स वगैरह है उनको कोएगुलेट करके रिमूव कर देता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है, एटसेट्रा. Non-metal used in the purple colored solution which is applied on wounds as the antiseptic. कभी कभी चोट लग जाती है तो एक पर्पल कलर का लिक्विड नहीं लगाया जाता, पिंक या फिर पर्पल कलर का आपकी चोटों पे. वो लिक्विड क्या होता है? वो लिक्विड होता है क्या? प्रोविडॉन आयोडीन. आयोडीन क्या है? आयोडीन भी नॉन मेटल है.
ये लिख लीजिए आप, जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ। जो हम सांस लेते हैं, जिस हमारे सांस के थ्रू जो नॉन मेटल हमारे शरीर में जाता है वो है ऑक्सीजन। जो नॉन मेटल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज होता है वो है नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो नॉन मेटल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है वो है क्लोरीन। जो नॉन मेटल चोट वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है वो है आयोडीन। नॉन मेटल जो क्रैकर्स में यूज होता है, बताओ भैया क्रैकर्स में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? पढ़ तो लिया हमने, कौन सा नॉन मेटल है जो हवा में रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा और आग पकड़ लेता है? फॉस्फोरस। सो यहाँ पे लिख लीजिए फॉस्फोरस, जस्ट अ सेकेंड, फॉस्फोरस। ओके, इसके अलावा कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से नॉन मेटल्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स में जो सिलिकॉन चिप होती है वो सिलिकॉन भी क्या है, नॉन मेटल है। ये आप पीसी लिख लीजिए यहाँ पे। बिसाइड्स दिस व्हाट आर द अदर नॉन मेटल्स दैट वी कैन डिस्कस? लेट मी सी। ओ हाँ, आयोडीन जो है वो आपके नमक में भी डलता है ताकि आपको गॉइटर वगैरह की बीमारियां ना हो। इसके अलावा कार्बन जो है वो आपकी बॉडी में होता भी है, एंड जितने भी आपके प्लांट्स एनिमल्स वगैरह हैं हर चीज के अंदर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। आंखों की जो काजल होती है उसमें भी कार्बन होता है। आपकी पेंसिल की जो लिड होती है उसमें भी कार्बन होता है। कार्बन का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। डायमंड भी कार्बन का एक फॉर्म है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो आप घर पे सोचिए बैठ के कौन से नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक में भी। एक्सप्लोर करो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम? मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में पाया जाता है भाई प्लांट्स में? भैया मैग्नीशियम जो है ना वो Mg++ के फॉर्म में पाया जाता है। कैसे? Mg++। और ये मेन कंपोनेंट है प्लांट्स के क्लोरोफिल का। किसका? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के बिना प्लांट्स जो है वो क्या नहीं कर सकते? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। और अगर प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? अभी देखिए, बूझो को डॉक्टर ने बोला है कि भाई आप में हो गई है आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी हो गई आपके शरीर में। बताइए आयरन कहाँ है? बूझो के शरीर में आयरन कहाँ है? क्या आंख नाक कान में कहीं पे कीलें चुभी हुई है क्या? उसकी कमी हो गई है? नो, आयरन इज इन हीमोग्लोबिन, HB जिसको कहते हो हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है ब्लड। ओके, सो आयरन किस में होता है? हीमोग्लोबिन में होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी में अनीमिया वगैरह जैसी बीमारियां हो सकती है। खून में होता है। ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि खून को जो रेड कलर प्रोवाइड करवाता है वो लिक्विड होता है हीमोग्लोबिन। वो एक मतलब कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की कमी हो जाए तो बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे से नहीं हो पाता। ओके, देखिए क्लास 7th में आप पढ़कर आए हुए हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यू हैव लर्नड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। New substances are formed in chemical reaction. These substances are different from those that underwent the reaction. यानी रिएक्शन करते हुए जो आपने सामान डाला है, रिएक्शन के एंड में आपको कोई नया ही सामान मिलता है, वो स्टार्टिंग वाला सामान नहीं मिलता। Now if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, कोई अगर ऐसी चीज है जिस पर केमिकल रिएक्शन का कोई कभी फर्क नहीं पड़ सकता, तो वो जो चीज है, वो जो बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में चीज है, उसको हम कहते हैं क्या? एलिमेंट। बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, किसी भी तरीके से आप उसे तोड़ नहीं सकते। दिस substance is called element. Sulfur is an element, so is iron, carbon, etc. ये सभी elements हैं। The smallest unit of an element is called atom. Atom जो है वो smallest unit है किसी element का। A sample of an element contains only one kind of atoms. अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ आपको कि मेरे पास सल्फर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर के ही एटम्स होंगे। एटम क्या है? जैसे हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे सेल कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का कोई मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, या जैसे कि मान लो आयरन है, कॉपर है, उसका जो एक सिंगल यूनिट होगी उसको हम कहेंगे क्या? एटम। ओके, The atom of an element remains unaffected by physical changes in the element. Element पे आप कुछ भी कीजिए, उसका जो एटम है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी जनरली।
For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as that of solid or vapor sulfur. किसी भी फॉर्म में हो एक एलिमेंट, उसके जो एटम्स हैं वो सेम ही रहेंगे. Although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming these substances is limited. अनगिनत जो दुनिया में चीजें हैं उन सभी के जो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी चीज की, उसको हम एलिमेंट कहते हैं. और सभी जो दुनिया की चीजें हैं, यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, वो कुल मिला के 94 तरह के एलिमेंट्स की बनी हुई होती हैं. देर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स अभी के लिए. मे बी फ्यूचर में कोई और एलिमेंट डिस्कवर भी हो जाए, बट फॉर नाउ देर आर 94 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. An important classification of elements is the term of metals and non-metals. Mainly आप इन elements को दो categories में divide कर सकते हैं, वो है metals and non-metals. Most of these metals elements are metals. इसमें से ज्यादातर जो elements है वो metals हैं. The remaining are either non-metals or metalloids. जो कुछ 20-30 बच गए, ये जो 94 है इसमें से तकरीबन 70 के आसपास जो हैं वो क्या है, मेटल्स हैं. जो 24-25 बचे हुए हैं उसमें से कुछ 20 के आसपास, 21 के आसपास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और कुछ 5-6 मेटेलॉइड्स हैं. ओके, मेटेलॉइड्स पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कहने का मतलब ये है कि एक तरफ होते हैं मेटल्स, दूसरी तरफ होते हैं नॉन मेटल्स, एंड इन दोनों के बीच में होते हैं यहाँ पे मेटेलॉइड्स, जिनमें मेटल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं एंड नॉन मेटल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं. भाई इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट. इसके कीवर्ड्स अगर आप डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. कंडक्टर क्या होता है, जो अपने थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास होने दे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके एक्वस सोल्यूशन में से रिप्लेस कर दे. ओके, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है जिसके तहत कोई भी सब्सटेंस को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म जिसको किसी भी रिएक्शन से आगे तोड़ा नहीं जा सकता. हार्डनेस क्या है, डिग्री ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस की कितनी कोई चीज हार्ड है. मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. मेटल्स क्या हैं, जो हार्ड होते हैं, सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेट्रा. मेटेलॉइड्स क्या हैं, some elements which have properties of both metals and non-metals. These are called metalloids. Non-metals क्या होते हैं, जो कि भाई ना तो हार्ड होते हैं, ठीक है, एंड ब्रिटल होते हैं, सोनरस भी नहीं होते, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो सब होते हैं नॉन मेटल्स. सोनरस क्या होते हैं, वो चीजें जो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सके, एक टन की आवाज प्रोड्यूस कर सके, वो सारी चीजें सोनरस होती हैं. जस्ट फॉर योर रिविजन सेक आप ये पढ़ सकते हैं व्हाट हैव यू लर्नड, एंड उसके बाद आप कर सकते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस. इसी के साथ भैया मेरी तरफ से ये चैप्टर होता है कंप्लीट. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस चैप्टर. इट वाज अ रियली लवली एक्सपीरियंस टीचिंग यू पीपल. सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए. थैंक यू एंड बाय बाय.